नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी पुतिन के डिनर में नेता विपक्ष को नहीं बुलाने पर घिरी मोदी सरकार की, इंडिगो संकट पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका की। देखेंगे शिवसेना यूबीटी ने पीएम कार्यालय में मनी लॉन्ड्रिंग पर क्या किया खुलासा, मोदी सरकार पर सोनिया गांधी के जोरदार हमले को जानेंगे, संविधान के मुद्दे पर कैसे विपक्ष के निशाने पर आई मोदी सरकार, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही से क्यों गायब हुए विधायक। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। एसआईआर को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का चुनाव आयोग से सवाल, कहा जब बैंक खाता, लाइसेंस, जमीन की रजिस्ट्री सब आधार कार्ड से जुड़ा है तो मतदाता सूची को आधार कार्ड से क्यों नहीं जोड़ रहे। सोनिया गांधी के आवास पर कांग्रेस की बड़ी बैठक, पीसीसी चेयरपर्सन के साथ राहुल खड़गे भी रहे मौजूद, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को दिल्ली पुलिस का नोटिस, नेशनल हेराल्ड मामले में नोटिस किया गया जारी, डिप्टी सीएम ने कहा अदालत का करेंगे रुख। असम कांग्रेस ने की रायजोर पदुलित रायजोर कांग्रेस अभियान की शुरुआत, अभियान के जरिए कांग्रेस नेता पूरे असम में करेंगे डोर टू डोर कैंपेन, ग्रामीणों के साथ ही करेंगे रात्रि विश्राम। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मोदी सरकार पर संसदीय परंपराओं के उल्लंघन के आरोप लग रहे हैं। भारत आए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए आयोजित भोज में संसद के दोनों सदनों के नेता विपक्ष राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को न्योता नहीं देने पर राजनीति तेज हो गई है। मोदी सरकार सवालों से घिर गई है, विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथों ले लिया है। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर थे, लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी की उनसे मुलाकात नहीं करवाई गई, जिसको लेकर देश की सियासत गरमाई हुई है। दरअसल राष्ट्रपति भवन में पुतिन के सम्मान में डिनर का आयोजन किया गया था। इस भोज में कांग्रेस सांसद शशि थरूर को तो बुलाया गया, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को न्योता नहीं दिया गया। अब इस मामले में मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। सवाल उठ रहे हैं कि मोदी सरकार संसदीय परंपराओं का उल्लंघन क्यों कर रही है। हालांकि अपनी सफाई में बीजेपी ने गणतंत्र दिवस समारोह और सीजेआई के शपथ ग्रहण समारोह का हवाला देते हुए कहा कि राहुल आते नहीं हैं, लेकिन कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया। इस बात को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या लोकसभा में विपक्ष के नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता को राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में आयोजित आधिकारिक रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया गया है। दोनों विपक्ष के नेताओं को आमंत्रित नहीं किया गया है। अब इस मामले में और भी विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रियाएं हैं। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि भारत और रूस संबंध एक दिन का नहीं है, दशकों में ये नींव मजबूत हुई है। दुख की बात है कि सरकार की संकीर्णता ने पूरा ऑप्टिक्स खराब कर दिया है। जिस हिसाब से आपने बैंक्वेट में इनविटेशन दिए, पुतिन अखबार नहीं पढ़ते हैं क्या? उनके लोग अखबार नहीं पढ़ते हैं, मीडिया नहीं देख रहे होंगे? क्या मैसेज लेके गए होंगे इस देश से कि इस देश की डेमोक्रेसी इतने दायरों में बट जाएगी? पुतिन को भी एहसास नहीं हो। तो वहीं शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने राष्ट्रपति को उनका दायित्व याद दिलाया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि राष्ट्रपति जी, लोकतंत्र में आपकी भूमिका निष्पक्ष होती है। आपकी भूमिका संवैधानिक सिद्धांतों को बनाए रखना है, जिसमें लोकतंत्र के दोनों पक्ष शामिल हैं, सरकार और उसका विपक्ष। ये देखकर दुख हुआ कि एक विदेशी मेहमान का स्वागत करने के लिए रखी गई स्टेट बैंक्वेट को सरकार ने विपक्ष के नेताओं को दूर रखने के लिए हाईजैक कर लिया। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है और ये सिर्फ सत्ताधारी पार्टी की छोटी सोच दिखाता है। आपको बता दें कि पुतिन के भारत दौरे पर राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि सरकार विदेश से आने वाले शीर्ष नेताओं से मिलने नहीं देती, जिसके बाद ये मामला और ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है। नेता विपक्ष को विदेशी मेहमानों से मिलने नहीं देने पर मोदी सरकार बुरी तरह घिर गई है, तो विवाद इंडिगो मामले में भी बढ़ता जा रहा है। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सीजेआई से तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। विपक्ष ने भी फ्लाइट्स की कैंसिलेशन पर चिंता जाहिर की है। वहीं सरकार की तरफ से एयरलाइन कंपनी को सख्त निर्देश दिए गए हैं। तो क्या है इंडिगो संकट को लेकर पूरी अपडेट, जानेंगे इस रिपोर्ट में। इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट्स कैंसिल होने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में एक PIL यानी जनहित याचिका दाखिल की गई है, जिसमें इस संकट को संविधान के आर्टिकल 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन बताया गया है। याचिकाकर्ता ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सीजेआई से आर्टिकल 32 के तहत तत्काल सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ गठित करने की मांग की है, जिससे ये विवाद अब सिर्फ एयरलाइंस और पैसेंजर्स का न रहकर नागरिकों के मौलिक अधिकार का मुद्दा बन गया है। इधर विवाद शुरू होने के 4 दिन बाद अब जाकर केंद्र सरकार हरकत में आई है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो को शनिवार रात 8 बजे तक सभी पेंडिंग पैसेंजर रिफंड वापस करने का निर्देश दिया है।
साथ ही 48 घंटों में यात्रियों का लगेज भी लौटाने के लिए कहा है। इसके साथ ही सरकार ने बाकी एयरलाइंस को तय हवाई किराए से ज्यादा न लेने की चेतावनी भी दी है, जिसे लेकर इंडिगो ने एक्स पर जानकारी दी है कि वो सभी पेंडिंग रिफंड्स वापस कर देगी। जैसा कि आप जानते हैं कि ये पूरा मामला नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए की तरफ से पायलट्स और क्रू मेंबर्स के लिए बदले गए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन यानी एफडीटीएल के नियमों से जुड़ा है। नए नियमों में क्रू को पर्याप्त आराम देने पर जोर दिया गया है, जिसकी वजह से इंडिगो के पास पायलट क्रू मेंबर्स की कमी हो गई और फ्लाइट्स कैंसिल होने लगी। डीजीसीए ने एयरलाइंस को 10 फरवरी 2026 तक अस्थायी राहत दी है। वहीं 6 दिसंबर को भी 400 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई और इसी तरह रोजाना लगभग 500 फ्लाइट्स लेट हो रही हैं। इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार ये समझ ले कि अगर उद्योगपति ताकतवर होंगे तो हमको आपको फेस करना पड़ेगा। सरकार ताकतवर हो, उद्योगपति ताकतवर ना हो, ये सरकार को सोचना चाहिए। अगर आप ताकतवर करोगे तो वो सरकार की भी नहीं सुनेंगे। इस तरह का अपहरण, इस तरह के जो एक तरीके से बंद कर देना लोगों को, शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। कोई घटना हो जाए बात अलग है, लेकिन अगर कोई जानबूझ के कर रहा है तो अपनी ताकत का एहसास सरकार को दिला रहा है। और सरकार ये समझ लेगी अगर उद्योगपति ताकतवर होंगे तो इसी तरह हमें आपको फेस करना पड़ेगा। जानकार ये सवाल उठा रहे हैं कि डीजीसी और केंद्रीय उड्डयन मंत्री की तरफ से इस गड़बड़ी के लिए इंडिगो को जिम्मेदार ठहराकर कहीं सरकार इस मुद्दे से पल्ला तो नहीं झाड़ रही है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या सरकार इंडिगो जैसे बड़े उद्योग के एकाधिकार के आगे बेबस हो गई है और खुद को इस मामले से अलग दिखाने की कोशिश कर रही है। इन सब के बीच अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप और केंद्र के अगले एक्शन पर टिकी हुई हैं। इंडिगो में चल रही गड़बड़ी से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबकी नजरें सरकार पर टिकी हुई हैं कि लोगों को राहत कब मिलेगी। इस बीच मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में पीएम मोदी के दावे की पोल खुल गई। विपक्ष ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। भ्रष्टाचार मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसको लेकर मोदी सरकार घिर गई है। शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना के संपादकीय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कार्यालय यानी पीएमओ पर बड़ा आरोप लगाया गया है। साथ ही पीएम मोदी के न खाऊंगा न खाने दूंगा के नारे पर सवाल उठाया गया है। इसमें लिखा गया है कि पिछले 11 सालों में इस नारे का हश्र देश देख रहा है। सामना ने लिखा, प्रधानमंत्री मोदी बार बार कहते रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। न खाऊंगा और न खाने दूंगा उनका नारा था। पिछले 11 सालों में उस नारे का क्या हश्र हुआ, ये देश देख रहा है। भाजपा सभी भ्रष्ट लोगों को एक साथ लाकर अपना विस्तार कर रही है और प्रधानमंत्री मोदी इन भ्रष्ट लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री मोदी की आंखों के सामने जुआ यानी बैटिंग का खेल चल रहा था। इस सट्टेबाजी के जरिए अरबों रुपए का अंतर्राष्ट्रीय कारोबार चल रहा था। और अब जब ये खुलासा हुआ है कि प्रधानमंत्री के लाडले लोग इसमें शामिल थे, उनमें से 3 को उनके पदों से हटा दिया गया है। जैसा आप जानते हैं कि पीएमओ में ओएसडी रहे हिरेन जोशी, प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल और विधि आयोग के सदस्य हितेश जैन, इन तीनों ने अचानक अपना पद छोड़ दिया। इन तीनों को उनके पदों से हटाए जाने का पाप धोने का प्रयास बताते हुए इसे मात्र दिखावे की कार्रवाई करार दिया गया है। शिवसेना ने कहा कि बैटिंग घोटाले के तार प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच गए हैं, लेकिन दिखावे की कार्रवाई के अलावा कुछ नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री कार्यालय में ही भ्रष्टाचार, जुआ और सट्टा फल फूल रहा है। यही पैसा बीजेपी की राजनीति में लगाया जाता है। अब पीएम मोदी के नारे की पोल खुल गई है। शिवसेना यूबीटी ने पीएमओ पर गंभीर आरोप लगाए हैं, तो पीसीसी चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने भी मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। दिल्ली में नेहरू सेंटर इंडिया के लॉन्च में सोनिया गांधी ने न सिर्फ नेहरू के योगदान को याद किया, बल्कि मौजूदा सरकार किस तरह नेहरू की विरासत को खत्म करने की कोशिश में है, इस बात का भी पर्दाफाश किया। तो क्या कुछ बोली सोनिया गांधी, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। बीजेपी किस तरह देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की विरासत को, उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश में है, इसका पर्दाफाश सीपीसी चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने किया है। दिल्ली में जवाहर भवन स्थित नेहरू सेंटर इंडिया के लॉन्च समारोह में सोनिया गांधी बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोलती हुई नजर आई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू को बदनाम करना आज की सत्ता का मुख्य मकसद है। वो उन्हें सिर्फ इतिहास से मिटाना नहीं चाहती, बल्कि उनकी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक आधारों को भी कमजोर करना चाहती है, जिन पर देश खड़ा हुआ है। इतने बड़े व्यक्तित्व के जीवन और काम का एनालिसिस और समीक्षा होना स्वाभाविक है और ऐसा होना चाहिए भी, लेकिन उन्हें बदनाम करने, कमजोर दिखाने और उनकी बातें तोड़ने मरोड़ने की संगठित कोशिश अस्वीकार्य है। अपना हमला जारी रखते हुए सोनिया गांधी ने आगे कहा कि आज की सरकार में नेहरू का व्यक्तित्व छोटा करने की कोशिश जारी है। इसके साथ ही सीपीसी चेयरपर्सन ने आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि ये प्रयास कौन कर रहा है, हम सभी जानते हैं।
ये वो ताकतें हैं जो उस विचारधारा से जुड़ी हैं जिसका स्वतंत्रता के आंदोलन में कोई योगदान नहीं था और न ही संविधान निर्माण में उनकी कोई भूमिका थी, बल्कि उन्होंने संविधान का विरोध किया और उसकी प्रतियां जलाने तक की घटनाएं की थी। They belong to the ideology that had no role whatsoever in our freedom movement, that had no role whatsoever in the making of our constitution. In fact, they even burnt it. They were totally against it. सोनिया गांधी ने इस विचारधारा को महात्मा गांधी की जान लेने के लिए जिम्मेदार ठहराया और कहा कि यह वही विचारधारा है जिसने लंबे समय पहले नफरत का माहौल बनाया, जिसके कारण महात्मा गांधी की जान ले ली गई। सोनिया गांधी ने साफ साफ कहा कि आज इस विचारधारा को मानने वाले लोग सत्ता में हैं और गांधी की जान लेने वालों का महिमा मंडन करते हैं। यानी देखा जाए तो इस मौके पर सोनिया गांधी ने बीजेपी सरकार पर कई सवालिया निशान लगा दिए हैं। अब सोनिया गांधी के इन आरोपों पर बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आती है या नहीं, ये तो देखना होगा। सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू को बदनाम करने का आरोप लगाया। यही नहीं, संविधान को लेकर भी मोदी सरकार कई आरोपों से घिरी हुई है और अब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के मौके पर एक बार फिर ये मुद्दा गरमाया हुआ है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी से लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी संविधान को लेकर बड़ा बयान दिया है और साथ ही मोदी सरकार को घेरा है। देखिए ये रिपोर्ट। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के मौके पर देश भर में जगह जगह समारोह आयोजित किया गया। तमाम नेताओं ने, राजनीतिक दलों ने बाबा साहेब को याद किया और उनके योगदान की बात की। अंबेडकर महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर संसद में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पीएम मोदी, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू समेत कई सांसद पहुंचे और बाबा साहिब को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान संसद के बाहर पीएम मोदी और राहुल गांधी आमने सामने भी दिखाई दिए, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। हालांकि दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। संसद से जाते हुए मीडिया से बात करते वक्त राहुल ने बाबा साहिब को लेकर कहा कि अंबेडकर जी एक आदर्श है, उन्होंने पूरे देश को एक राह दिखाई, उन्होंने हमें संविधान दिया, इसलिए हम उन्हें याद करते हैं और उनके विचारों और संविधान की रक्षा करते हैं। हर भारतीय का संविधान खतरे में है, हम इसकी रक्षा करते हैं, नागरिक इसकी रक्षा करते हैं। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी बाबा साहेब अम्बेडकर को याद करते हुए कहा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को भी हम लोग याद करते हैं कि उन्होंने जो संविधान दिया, उस संविधान की वजह से हम हक और सम्मान मिल रहा है। संविधान की किताब पीडीए के लिए किस्मत की किताब है। संविधान की किताब किस्मत की किताब है और वो किस्मत की किताब अगर हमारे बीच न होती तो न जाने क्या क्या हम लोगों का सामना करना। इसके साथ ही अखिलेश ने मोदी सरकार पर भी निशाना साधा। विपक्ष तो पहले से ही बीजेपी को संविधान विरोधी बताता है और अब सपा प्रमुख ने भी तीखा हमला बोलते हुए कहा कि एक लोकतंत्र के लिए सबसे दुखद बात यह है कि संसद में संविधान को बचाने पर बहस हो रही है, जबकि संविधान के हिसाब से देश को आगे बढ़ाने की चर्चा होनी चाहिए। संविधान पर संकट का आना दरअसल लोकतंत्र पर संकट का छाना है। जो संविधान को कमजोर करना चाहते हैं वो लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं और लोकतंत्र के विरोधी वही होते हैं जो एक तंत्र लाना चाहते हैं। यानी बाबा साहेब अम्बेडकर की पुण्यतिथि के मौके पर मोदी सरकार एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर आ गई है। संविधान को लेकर सियासत गरमाई हुई है। डॉक्टर अंबेडकर की पुण्यतिथि के मौके पर मोदी सरकार एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर आ गई तो टीएमसी ने भी बीजेपी पर आरोपों की झड़ी लगा दी। टीएमसी के निलंबित सांसद हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी की तर्ज पर एक मस्जिद की नींव रख दी, जिस पर पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक की सियासत गरमा गई है। टीएमसी ने इस पूरे घटनाक्रम के पीछे बीजेपी का हाथ बताया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में आखिरकार बाबरी मस्जिद की तर्ज पर मस्जिद की आधारशिला रख दी, जिसके बाद बंगाल से लेकर दिल्ली तक की राजनीति गरमा गई है। गौर करने वाली बात है कि हुमायूं कबीर ने इस काम के लिए 6 दिसंबर की तारीख चुनी, क्योंकि इसी दिन बाबरी मस्जिद के ढांचे को ढहाया गया था। कबीर ने कड़ी सुरक्षा के बीच शनिवार को मौलवियों के साथ मंच पर फीता काटकर शिलान्यास किया, तो वहीं इस दौरान नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर के नारे भी लगे। चौंकाने वाली बात ये रही कि इस कार्यक्रम में 2 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटी, जो अपने साथ ईंटें लेकर पहुंचे थे। जैसा आप जानते हैं कि हुमायूं कबीर ने 25 नवंबर को ऐलान किया था कि वो 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखेंगे। इसके चलते टीएमसी ने उन्हें 4 दिसंबर को पार्टी से निलंबित कर दिया था। इस घटना पर तमाम राजनीतिक पार्टियों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। टीएमसी नेता सायोनी घोष ने कहा, कोई भी मंदिर बना सकता है, कोई भी मस्जिद बना सकता है, लेकिन अगर इसके पीछे किसी की मंशा यहाँ धार्मिक अशांति पैदा करने की है तो सभी जानते हैं कि उन्हें भाजपा से धन मिल रहा है और भाजपा उन्हें बंगाल में कानून व्यवस्था को बाधित करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। The only message we have to give to the BJP is যে খেলা হবে
2026, Mamata Banerjee is going to rule Bengal for the 4th time because the people of Bengal are with her and she's going to win with one of the highest mandates that she has won ever. वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने हुमायूं कबीर को भाजपा का एजेंट बताया। मसूद ने कहा कि कबीर वही कर रहे हैं जो भाजपा करती है, वो देश के अंदर नफरत फैलाना चाहते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि हुमायूं कबीर अगर इतने ही बड़े मुसलमान थे तो वो 2019 में भाजपा से चुनाव क्यों लड़े थे। देखो, हुमायूं कबीर जो है उसका इतिहास समझो, वो भाजपा का एजेंट है, वो भाजपा का आदमी है, भाजपा से चुनाव लड़ा 19 के अंदर, और वो जो काम कर रहा है वही कर रहा है जो भाजपा करती है। ये देश के अंदर नफरत फैलाना चाहते हैं। मस्जिद इबादत के लिए है, अगर इतना ही बड़ा मुसलमान थे तो भाजपा से 19 में चुनाव क्यों लड़े थे तुम? क्या भारतीय जनता पार्टी की नीतियां तुम्हारी समझ में नहीं आ रही थी? वहीं बीजेपी नेता दिलीप घोष ने इसे मुस्लिम वोट बैंक खींचने की राजनीति करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी और हुमायूं कबीर के बीच तालमेल है और जनता अब राजनीतिक लाभ के लिए मुसलमानों को गुमराह करने वालों को पहचान रही है। घटनाक्रम को देखते हुए बेलडांगा और आसपास के इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। सेंट्रल आर्म फोर्स की 19 टीमें, रैपिड एक्शन फोर्स, बीएसएफ और स्थानीय पुलिस समेत 3000 से अधिक जवान तैनात किए गए। मुर्शिदाबाद का ये घटनाक्रम अब राज्य से लेकर दिल्ली तक की राजनीति में नया उबाल ला सकता है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही से क्यों गायब हुए विधायक। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली, लेकिन इस सत्र के आखिरी दिन सदन से विधायक गायब रहे, जिस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ इस सत्र के आखिरी दिन और क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र एक अजीबोगरीब मोड़ पर खत्म हुआ। सत्र के दौरान सवाल जवाब का सिलसिला देखा गया, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा, लेकिन सत्र के अंतिम दिन सरकार के मंत्री तो जवाबों के साथ तैयार थे। विभागों के अधिकारी मोटी फाइलें लेकर गैलरी में बैठे थे, लेकिन जिन विधायकों ने सवाल लगाए थे वो खुद ही मौजूद नहीं थे और वजह बताई गई शादी का मौसम। संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मुस्कुराते हुए स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर से कहा कि मेरा आपसे निवेदन है कि अगली बार जब भी विधानसभा के सत्र की तारीख हम निर्धारित करें तो उसमें विवाह शादी के मुहूर्त को भी देखना चाहिए। आज हमारे बहुत सारे विधायक ये कहकर गए हैं कि उनके परिवार में शादी है, इसलिए अगली बार हम इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि कम से कम उस समय ज्यादा शादियां ना हो, क्योंकि जनप्रतिनिधि होने के नाते सभी को वहां जाना पड़ता है। तो वहीं सदन के बाहर इस घटना ने बड़ी बहस छेड़ दी है। सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर चुने हुए प्रतिनिधियों की प्राथमिकताएं क्या हैं? जनता के मुद्दों को इस तरह नजरअंदाज करना कहां की समझदारी है? बता दें कि सवालों के समय कुल 14 विधायक नदारद थे, जिनमें बीजेपी, कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी के एकमात्र विधायक भी शामिल थे। ये सदन के इतिहास में शायद पहली बार हुआ है कि सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया, क्योंकि सवाल पूछने वाला ही कोई नहीं था। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।